नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। मोदी सरकार का विस्तार हुआ, मंत्रियों को ताश के पत्तों की तरह फेंटा गया और अब कुल 78 मंत्री मोदी सरकार में हो गए हैं, जिनमें 36 नए चेहरे हैं। बुधवार को 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। इनमें 7 मंत्री वो हैं जिन्हें राज्य मंत्री पद से अब कैबिनेट मंत्री बनाया गया और उससे पहले 12 मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए। तो काफी ज्यादा घटनाक्रम दिल्ली में तेज रहा बुधवार की शाम और देर रात तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। नए मंत्री जो हैं उनमें अब हर्षवर्धन की जगह मनसुख मांडवीय स्वास्थ्य मंत्रालय संभालेंगे। हर्षवर्धन को कोरोना की दूसरी लहर उनके मंत्रालय को, उनकी कुर्सी को अपने साथ ले गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह को कोऑपरेशन मंत्रालय भी दिया गया है, वो गृह मंत्री पहले से ही हैं। हरदीप पुरी को अब शहरी विकास मंत्रालय के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय भी दिया गया है। देखना है कि वो पेट्रोल के दामों को और डीजल के दामों को कुछ थामने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। पीयूष गोयल को अब कपड़ा मंत्रालय भी दिया गया है। पहले से ही पीयूष गोयल के पास काफी सारे मंत्रालय थे, कॉमर्स, इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और अब कपड़ा मंत्रालय भी उन्हें दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को मानव संसाधन मंत्रालय यानी नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे और आईटी मंत्रालय दिया गया है। मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुराग ठाकुर को खेल और युवा मामलों के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा भी संभालना होगा। पशुपति पारस जो एलजेपी के बागी सांसद हैं, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है, जो उनके पहले बड़े भाई रामविलास पासवान भी संभाला करते थे। भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है और नारायण राणे एमएसएमई मंत्री बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी को अब महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। तो कई और भी मंत्रालय बांटे गए हैं और जो राज्य मंत्री स्तर के हैं उसमें भी कई नए जो चेहरे हैं उनको काफ़ी सारे जिम्मे दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा भी हैं, हिमांशु शेखर भी हैं। अखिलेश, हमने देखा तमाम मंत्रालय एक तरह से अब उनका नामों का ऐलान भी होने लग गया है। क्या फिलॉसफी रही? कई बड़े दिग्गजों को पहले हटाया, 12 मंत्री जो बड़े बड़े मंत्री थे, रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, सदानंद गौड़ा, मतलब मंत्रालय से ठीक पहले झड़ी लगी हुई थी इस्तीफों की, और उसके बाद इतने सारे मंत्री शामिल किए गए और अब ये विभाग। क्या कवायद के पीछे क्या दर्शन है प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, दर्शन बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार को एक नई दिशा देना है, एक नई गति देना है, एक नई ताजगी देना है। यही एक इसके पीछे पूरी कवायद के पीछे मकसद दिखाई दे रहा है। ऐसे मंत्री जिनके कामकाज को लेकर शिकायत थी या पब्लिक फीडबैक जो था वो ठीक नहीं था, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में पीएम मोदी ने जरा भी हिचक नहीं दिखाई, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की है। और यही वजह है कि 1 दर्जन मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए, जिनमें कि बड़े नाम जैसे कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर और डॉक्टर हर्षवर्धन, थावरचंद गहलोत, ये सब शामिल हैं। ये बड़े नाम थे, सदानंद गौड़ा जैसे, जिनको हटाने में पीएम ने 1 सेकंड भी नहीं लगाया। और दूसरा, अब जो मंत्रालयों का बंटवारा किया गया है, साफ सी बात है कि हम ये मान करके चलते हैं कि कोई ना कोई सरप्राइज जरूर होगी, तो इसमें कई सारी सरप्राइजेस हैं। सबसे बड़ा अगर हम कह सकते हैं कि अगर लॉटरी लगी है तो वो अश्विनी वैष्णव की है, जिन्हें कई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। उनको रेल मंत्रालय दिया गया, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी मिल गया है और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी मिला। यानी 3 बड़े जो मंत्रालय हैं वो अश्विनी वैष्णव को मिले हैं। इसके बाद दूसरे क्रम पर पीयूष गोयल हैं, जिनकी जिम्मेदारियां बरकरार हैं। हालांकि उनसे रेल लेकर अश्विनी वैष्णव को दे दी गई है, लेकिन पीयूष गोयल को एक नया मंत्रालय टेक्सटाइल स्मृति ईरानी से लेकर के थमा दिया गया है। तो ये पीयूष गोयल का जो कद है इस सरकार में कि वो एक डूअर की उनकी इमेज है कि वो काम करते हैं, परफॉर्मर है, तो उस इमेज पर ही इसका ठप्पा लगा है और जाहिर सी बात है कि इसीलिए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को जरूर 2 मंत्रालय अब दे दिए गए हैं, उनके जो मंत्रालय से पूरी तरह से बदल दिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय उनसे लेकर के हरदीप पुरी को दे दिया गया। इसी तरह से उनके पास जो दूसरी जिम्मेदारी थी स्टील मंत्रालय की, वो आरसीपी सिंह को दे दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है और साथ ही स्किल डेवलपमेंट की जिम्मेदारी भी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और कैबिनेट मंत्री मोदी ये चाहते श्री हैं नारायण इस मंत्रालय के कामकाज के बंटवारे के जरिए कि जो नए मंत्री हैं इनको अपने नए क्षेत्र में काम करने का मौका मिले। जैसे किरेन रिजिजू, जो अभी तक शायद कानून से उनका कोई वास्ता नहीं पड़ा होगा, लेकिन वो देश के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं।
तो ऐसे में ये भी एक्सपेरिमेंट पीएम मोदी कर करके देखते हैं। वो इस फिलॉसफी पर काम करते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो अच्छा डॉक्टर है वो अच्छा स्वास्थ्य मंत्री होगा। तो यही वजह है कि मनसुख मंडाविया जो अभी तक की शिपिंग का काम देख रहे थे, उनको अब देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। जी, हमारे साथ हिमांशु भी हैं। हिमांशु, किरेन रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह लॉ एंड जस्टिस कानून मंत्रालय एक तरह से दिया गया है। ये जो पद है, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर और तमाम बड़े लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है, सरकार को कानूनी मामलों पर एक तरह से मदद करनी पड़ती है और कई पेचीदा मामले देखने होते हैं। क्या किरेन रिजिजू की वरिष्ठता इस तरह की है, उनका अनुभव पुराना इस तरह का है? देखिए, पिछले 7 साल से वो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। पहले 5 साल गृह राज्य मंत्री थे, उसके बाद उनका कद को बढ़ाया गया था। जब जून 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्हें खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई और एक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद उन्हें दिया गया। अब उनका एक बार फिर से प्रमोशन किया गया। देखिए, लॉ मिनिस्ट्री में जो सबसे मुख्य जिम्मेदारी होती है कानून मंत्री की, वो समन्वय की होती है। देश में जब भी कोई नया कानून बनना है, जब इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन होता है, तो उस दौरान बहुत अहम भूमिका होती है जो कानून मंत्री हैं उनकी। और साथ ही जो कानूनी पेचीदगियां हैं सरकार चलाने की, सुप्रीम कोर्ट में जो मामले आते हैं, सरकार की रणनीति तैयार करने की जिम्मेदारी होती है कानून मंत्री के पास। निश्चित तौर पर यह सरप्राइजिंग जरूर लग रहा है कि किरेन रिजिजू के पास अभी तक कानून मंत्रालय में काम करने का, या इसके पहले वो कानून के विशेषज्ञ हों, ऐसा नहीं है। इसका जिक्र अखिलेश जी ने भी किया। लेकिन लॉ मिनिस्टर का काम जो है वो एक समन्वय का है। देखिए, मैं निजी तौर पर किरेन रिजिजू से कई बार मिला हूं और वो बहुत ही एमायबल पॉलिटिशियन है, यानी बहुत आसानी से, सरलता से सबकी बात सुनते हैं। मुझे लगता है कि वो समन्वय का काम बेहतर कर सकते हैं और इसलिए जो भी नया कानून जब बनाना होता है या जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज सरकार के अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स, विवादित कानूनी तौर पर मसलों पर होती है, तो कानून मंत्री की जिम्मेदारी होती है कि वो बेहतर समन्वय करे अलग अलग स्टेक होल्डर जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया, एक मौका दिया है किरेन रिजिजू को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने का, क्योंकि मुझे लगता है इससे पहले इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी किरेन रिजिजू को कभी भी नहीं दी गई है। लेकिन ये जरूर है कि इसके पहले उनके पास जो भी काम दिया गया, उनको डिजास्टर मैनेजमेंट का काम पहले 5 साल नरेंद्र मोदी ने दिया था। खेल मंत्री के तौर पर 2 साल काम कर चुके हैं और मुझे लगता है प्रधानमंत्री के पास सीधा अनुभव है 7 साल तक किरेन रिजिजू के काम के आकलन करने का, और उसके आधार पर ही प्रधानमंत्री ने ये पोजीशन उनको ऑफर किया है। मुझे लगता है बहुत चुनौतीपूर्ण उनके लिए शुरुआती दिनों में जरूर रहेगा, क्योंकि एक नया जिम्मेदारी उनके लिए होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो समन्वय का काम जो है, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन का काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत समय से सांसद भी रहे हैं, 7 साल तक भारत सरकार में काम करने का अनुभव है और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि प्रधानमंत्री ने जो विश्वास जताया है उस पर वो कितना खरा उतरते हैं। सुशील जी, शुक्रिया हिमांशु और अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। और मंत्रिमंडल के विस्तार और उसमें फेरबदल के वक्त प्रधानमंत्री की निगाहें निश्चित ही उन राज्यों पर भी रहीं जहां अगले चुनाव होने हैं और जहां चुनाव हो चुके हैं। बाबुल सुप्रियो को इस बार मंत्रिमंडल से हटा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं और मोदी सरकार के लिए, योगी सरकार के लिए बहुत अहम है, बीजेपी के लिए बहुत अहम है। इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश से 7 लोगों को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी की नज़र पिछड़े और दलित वोटों पर भी है और जो 7 मंत्री यूपी से बने हैं उनमें से 4 पिछड़ी जाति के हैं और 2 अनुसूचित जाति से हैं। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल। अपना दल की अनुप्रिया पटेल 2014 में तो मोदी सरकार में मंत्री थीं, लेकिन इस बार दोबारा बनने में उन्हें करीब 2 साल लग गए। उनके मंत्री बनने पे उनके चुनाव क्षेत्र में जश्न है। वो पिछड़ी कुर्मी जाति के नेता हैं। यूपी में कुर्मी वोट करीब 7% है, 16 जिलों में ये 12% के करीब है। इनमें मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बरेली, सीतापुर, बाराबंकी, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, जालौन, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले शामिल हैं। पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में भी काफी कुर्मी वोट है। आज पिछड़ी जाति के जो 4 मंत्री बने हैं उनमें 3 कुर्मी हैं। 3 ऐसे चेहरे हैं जो कुर्मी समुदाय से आते हैं। अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया पटेल को लाकर के अपनी स्थिति पूरी उत्तर प्रदेश में मजबूत करने की
बघेल, उनको ला करके जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आगरा, जो पूरी इटावा मुलायम बेल्ट जिसे कहते हैं, वहां पर बघेल समुदाय के लोग या उससे जुड़ी अन्य जो जातियां हैं वो लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। अगले साल शुरू में यूपी में विधानसभा चुनाव है। इस मंत्रिपरिषद विस्तार में उन जातियों को महत्व दिया गया है जिन पे चुनाव में बीजेपी की नजर होगी। यूपी से बनने वाले 7 मंत्रियों में अजय मिश्रा ब्राह्मण, अनुप्रिया पटेल कुर्मी, BL वर्मा कुर्मी, पंकज चौधरी कुर्मी, SP बघेल गरेडिया, भानु प्रताप वर्मा कोरी और कौशल किशोर पासी हैं। कौशल किशोर लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से MP हैं। वो अनुसूचित जाति में पासी समाज से आते हैं। पासियों का एक हिस्सा पहले से बीजेपी के साथ रहा है। उन्हें ये भी शिकायत रहती है कि मायावती की सरकार में जाटों को ज्यादा और पासियों को कम अहमियत मिलती है। लगभग 3 दर्जन ऐसे जिले हैं जब बड़े पैमाने पर पासी वोट है। भानु प्रताप वर्मा कोरी समाज से आते हैं। पूरा बुंदेलखंड, इटावा, कानपुर देहात, मैनपुरी, आगरा, यहाँ बड़े पैमाने पर कोरी समाज के लोग फैले हुए हैं। लेकिन बीजेपी का सहयोगी दल निषाद पार्टी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से नाराज है। यूपी में 27 जिलों से होकर गंगा बहती है। उसके किनारे निषादों की बड़ी आबादी है। निषाद पार्टी के संजय निषाद सपा के टिकट से गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को हरा भी चुके हैं। अगर अनुप्रिया पटेल जी को जगह मिल सकती है तो 160 सीट प्रभावित करने वाले जो है निषाद बाहुल्य सीटें हैं और उनको देखते हुए मंत्रिमंडल में जगह देना उन्हें चाहिए। रही बात, ये सब बातें अवगत करा चुका हूँ नड्डा साहब और निषाद जी से कि भाई निषाद वैसे ही धीरे धीरे कट रहा है आपसे, तो अगर जगह देते हैं तो शायद निषाद फिर से पुनः आपसे जुड़ने के लिए तैयार हो जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उत्तर प्रदेश से मंत्रियों का चुनाव गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटों दलितों को चुनाव के लिए लुभाने की कवायद लगता है। लेकिन एक बहुत लंबे पॉलिटिकल करियर रखने वाली रीता बहुगुणा जोशी, जो एक ब्राह्मण चेहरा भी हैं, उनको नज़रअंदाज करना और अपने सहयोगी दल निषाद पार्टी को नज़रअंदाज करना हैरत अंगेज लगता है। ब्यूरो इनपुट्स और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। कोरोना संकट का बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा खराब असर पड़ा है। स्कूल बंद हैं तो पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है जहां हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कितने बच्चों के पास अपना मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन है। ऐसे में राजस्थान के कई सरकारी शिक्षकों ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले बच्चों को पढ़ाने की ठानी है। कैसे, देखिए हर्षा कुमारी सिंह की ये रिपोर्ट। ऊँटों की ये सवारी रेतीले टीबों से ये कोई कारवां नहीं गुजर रहा है, बल्कि बाड़मेर जिले के ये सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं जो दूर दराज के गांव और ढाणियों में जाकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड की दूसरी लहर के बाद अब सरकारी स्कूल राजस्थान में 7 जून से खुले हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जिसमें चिंताजनक आंकड़ा ये है कि पिछले साल करीब 83 लाख स्कूली बच्चों में से सिर्फ 33 लाख ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ पाए। दूसरे साधनों को न गिनें तो करीब 50 लाख बच्चे ऑनलाइन क्लासेस से वंचित रहे, जिनमें से 13 लाख बच्चों के पास तो कोई भी साधन नहीं रहा पढ़ाई करने का। इनके लिए 21 जून से राजस्थान शिक्षा विभाग ने आदेश दिया है कि शिक्षक ऐसे बच्चों को उनके गांव और ढाणियों में जाकर पढ़ाने का प्रयास करें। जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको आओ घर से सीखें अभियान के तहत जो बच्चे ऑफलाइन हैं उनको हमारी शिक्षकों की टीम द्वारा घर घर जाकर, जो घरों के ऊपर घर है, जो दूर है, नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर ऊँट के माध्यम से जो टीचर जाकर उनको बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बाड़मेर के पश्चिमी धोरों के बीच शिक्षक ऊँट पे बैठ के उन गांवों तक पहुंच रहे हैं जहां नेटवर्क ना के बराबर आता है। कमरा नहीं है, लेकिन रेगिस्तान की टीलों पर पेड़ की छांव में पढ़ाई जारी है ताकि कोविड के बीच में बच्चों की शिक्षा ना छूट जाए। हमारी ढाणियाँ दोरा में है, इसलिए नेटवर्क नहीं पकड़ता है, इसलिए गुरुजी ऊँट पर सवार होके आते हैं, हमको पढ़ाते हैं। जयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर ढेकला गांव। यहाँ खेतों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए शिक्षक क्लास लगा रहे हैं। इस गांव में ज्यादातर बच्चे 1.5 साल से स्कूल नहीं गए हैं और ना ही मोबाइल के माध्यम से कक्षा से जुड़ पाए हैं। मेरे पिताजी गुजरात में मजदूरी करते हैं, मेरी माता भी रोजाना मजदूरी करने जाती है।
इसीलिए हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, इसीलिए हम पढ़ नहीं पाते। मेरे पापा काम करते हैं, फ़ोन को साथ ले जाते हैं, रात को लेट आते हैं, इसलिए नेटवर्क की दिक्कत है, इसलिए मैं और मेरी बहन पढ़ नहीं पाते हैं। गांव और ढाणियों में बारी बारी से शिक्षक पहुंचते हैं, पढ़ाई होती है और फिर होमवर्क दिया जाता है। हमारे जो ज़्यादातर विद्यार्थी हैं वो गरीब तबके से आते हैं। किसी के पापा मजदूरी करते हैं तो वो बाहर रहते हैं ज़्यादातर, किसी के प्रतिदिन जाते हैं। और नेटवर्क का भी यहाँ पर इश्यू है, सबके पास फ़ोन भी उपलब्ध नहीं है। तो हम जैसे घर घर जाके बच्चों का होमवर्क चेक करने के लिए जाते हैं, देखते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे जुड़ नहीं पा रहे हैं शिक्षा से। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम इनकी ढाणियों में जाकर इनकी क्लास लगाएं। 4 घंटे की हम क्लास लेते हैं, तो बच्चों को होमवर्क भी हम सप्ताह में 2 बार दे पाते हैं। मोबाइल नेटवर्क हर दूर दराज के गाँव में नहीं पहुंच पाता, साथ ही स्मार्टफोन हर बच्चे के पास नहीं उपलब्ध है। ऐसे में शिक्षा से करीब 13 लाख बच्चे वंचित नहीं रह जाएं, ये उस दिशा में एक पहल है। बाड़मेर से कन्हैया लाल डालोरा के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।